जाटव साहब आपसे है, ये जो बयान हमने अपनी रिपोर्ट के जरिए भी सुनाए हैं, इसके मायने क्या है? सीधे सीधे तौर पर नजर आता है मोबिलाइज करने की कोशिश है हिंदू वोट बैंक को। तो मैं बयान सुने मैंने तो पहले इत्तेफाक ये देश जो है वो सभी का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का इस देश में निर्माण में भी योगदान है और आगे भी रहने वाला है। तो इस प्रकार के जो बयान है व्यक्तिगत रूप से उससे इत्तेफाक नहीं रखता और सही मायने में भारतीय जनता पार्टी उसकी विचारधारा भी जो है इसके साथ में इस प्रकार की जो भाषा है उसके साथ में इत्तेफाक नहीं रखती। जिस तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा का जो मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने जो बयान दिया वो इस प्रकार से जो है वहां पर धार्मिक आधार पर आबादी में जो फर्क आया है तो वो उसका आंकड़ा था, मगर वहां पर हिंदू और मुसलमान को लेकर के गलत बयानबाजी को मैं नहीं मानता कि उसमें रही और ना ही मैं इस पर बहुत ज्यादा कुछ कहना चाहता कि भाई इस प्रकार का कोई बयान जो है हमारे जो वरिष्ठ नेता है उनको दिया जाना चाहिए। हमें सौहार्द के साथ एक दूसरे के साथ में मिलकर के इस देश में काम करना है और चुनाव के लिए भाषा पर भी अंकुश हो, नियंत्रण हो और सभी हमें वोट दे सके, वो भी हमारा विश्वास पाए जो हमसे हमें वोट नहीं करते हैं, क्योंकि मोदी सरकार की जो योजना है वो किसी वर्ग विशेष या धर्म विशेष के लिए नहीं, उसका लाभ मुस्लिम्स को भी मिलता है, सिख को भी मिलता है, ईसाइयों को भी मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि देश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में जो सरकार योजनाओं का लाभ दे रही है उन सभी बंधुओं को जो इसका लाभ ले रहे हैं और आने वाले समय में लेने वाले भी हैं, तो उन सबको उसी हिसाब से अपनी सरकार को चुनना चाहिए, अपने नेता को चुनना चाहिए। इस प्रकार के बयान जो है मैं नहीं मानता कि इससे देश की जनता जो है उसके ऊपर कोई खास फर्क पड़ता है। व्यक्तिगत रूप से जो बयान दे रहे हैं वो किसी भी ठीक है, आप कह रहे हैं कि संत प्रकाश जाटव साहब की व्यक्तिगत रूप से बयान है, लेकिन जब कोई एक सीएम इस तरीके के बयान देता है सार्वजनिक मंच से, नहीं है कि एक मर्तबा ऐसा बयान आ गया। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश का जब असेंबली इलेक्शन था तब उस वक्त क्या नारा दिया गया था? 80 और 20 का नारा दिया गया था। और अब 9 सीटों पर जब बाई इलेक्शन है, जिमनी इंतखाब है, तो वह नारा दिया गया है बटोगे तो कटोगे। और ये नारा सिर्फ उत्तर प्रदेश तक महदूद नहीं रहा है, महाराष्ट्र के अंदर भी इसके जमकर पोस्टर छप रहे हैं, जमकर पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं। इसका क्या मायने है? देखिए शबनम जी, भी आपने मौलाना से पूछा कि वर्तमान सरकार जो है वो मुस्लिम समाज को दे कुछ नहीं रही है, इस प्रकार की बात, और उस पर क्या आपका कहना है, उनसे आपने ये पूछा। तो वहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि मुस्लिम समाज को वर्तमान सरकार जो है वो ठीक उसी प्रकार से जैसे अन्य समाज को दे रही है उसी प्रकार से दे रही है। आपने गलत प्रश्न पूछा उनसे कि वहां पर ये सरकार मुस्लिम समाज को क्या नहीं दे रही। नहीं, मेरा सवाल नहीं है, ये सवाल सरकार के ऊपर उठे हुए हैं, अपोजिशन उठा रहा है, मुस्लिम तंजीमें उठा रही है वक्फ बिल को लेकर और दीगर जो मसले चल रहे हैं उसको लेकर सीधे तौर पर सरकार के ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल सवाल नहीं है। आपने वही अपोजिशन पे प्रश्न पूछा ना, मैं अपोजिशन के कैसे जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि वो प्रश्न का जवाब मौलाना ने तो दिया नहीं। वो उस वक्त में धार्मिक बातें कर देते, अच्छी बातें कर देते, अच्छी पैगाम दे देते, उनका मैं स्वागत भी करता हूँ और इस प्रकार की बातों को हमें समाज के बीच में रखा भी जाना चाहिए, उसका भी स्वागत करता हूँ। मगर जो आपने अपोजिशन वाला जो विषय था ना, उसका जवाब मैं उन्होंने नहीं दिया तो मैं दे देता हूँ जी। क्या मुस्लिम्स को नहीं मिल रहा? क्या फ्री में मकान मुस्लिम्स को नहीं मिल रहे? क्या फ्री के शौचालय मुसलमानों को नहीं मिले? क्या किसान निधि का जो पैसा है वो फ्री का जो 6,000 रुपए साल का, क्या मुस्लिम्स को नहीं मिल रहा? हर वो सुविधा जो सरकार अन्य समाज को दे रही है वो मुसलमानों को भी मिल रहा है। इसलिए ये बात कहना कि विपक्ष जो बात कह रहा है कि मुसलमानों को महरूम रखा जा रहा है सुविधाओं से, कतई और सरासर गलत है। जिन घरों में लाइट नहीं थी वहां पर लाइट दी जा रही है। 23 लाख से ज्यादा घर ऐसे थे देश के अंदर जहाँ पर लाइट नहीं पहुंची थी अभी तक, वहां पर लाइट दी जा रही है। और एक खूबसूरत जो है शासन हम पिछले 10 वर्ष से देख रहे हैं। आपको देखा ना कि कितने हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए पूरे भारत के अंदर, और उससे पहले आप कांग्रेस के शासन में आप देखते थे कि कितने दंगा हुआ करते थे। सिखों को किस तरीके से जला गया,
किस तरीके से जो है ना बिहार में दंगे हुए, मुझे नहीं लगता कि शायद हो सकता आपकी उम्र छोटी है, मैं सन 70 के दशक की बात कर रहा हूँ। उस वक्त में जगह जगह कर्फ्यू लगा होता था, मेरठ में कर्फ्यू लगा है, अलीगढ़ में कर्फ्यू लगा है, हिंदू मुसलमानों के दंगे हो रहे। कौन था सरकार में? कांग्रेस थी। कांग्रेस केवल हिंदू मुस्लिम को बांटने की बात करती है और उन्होंने इसको बढ़ाने के लिए हमेशा इनके बीच में दरार भी पैदा की। और जो आपने मेरे से प्रश्न किया कि बटोगे तो कटोगे, सही बात है। अगर हम लोग बटे ना होते तो आज पाकिस्तान हमारा मुल्क होता, पाकिस्तान देश छोड़ करके बाहर भी गया होता। और जो नेता इस वक्त में बयान दे रहे हैं ना कि उन लोगों को पाकिस्तान चला जाना चाहिए, उनके पास भी शब्द भी नहीं होते। बटे तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की बातों को झेल ये जो जिनका आपने जिक्र किया ना, गिरिराज सिंह ने ये बयान दिया है पाकिस्तान चले जाने के लिए। यहाँ पर एनडीए सरकार का, एनडीए सरकार इसलिए बोलूंगी क्योंकि इस मर्तबा आपकी मिलीजुली सरकार बनी है। 2 मर्तबा आप पूर्ण बहुमत में सरकार में थे, लेकिन इस मर्तबा सिचुएशन दूसरी है। परेशान होने के लिए क्या यहाँ पर ये मुद्दे काफी हैं? जैसे कि अजमेर को लेकर दावा किया जा रहा है कि वहां पर हिंदू मंदिर था, उसको लेकर भी एहतजाज हो रहा है। ताजमहल का वाकया हमारे सामने है। और मैं फिर कहूंगी पर्टिकुलर ये एक मजहब हिंदू और मुसलमान से जुड़े ही मुद्दे क्यों उठाए जा रही हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसी प्रकार के मुद्दों के ऊपर निगाह मीडिया की भी ज्यादा रहती है, अपोजिशन की भी ज्यादा रहती, क्योंकि उनको मैं मीडिया तो नहीं, मैं तो अपोजिशन की बात करूंगा। मीडिया तो अपोजिशन की बात को, सरकार की बात को ही उसी पर ही तवज्जो देती है, स्वाभाविक बात है। मगर ये मुद्दे जो है ना, ये अपोजिशन इसलिए उठाता है इस प्रकार के कि देश में काम तो बतेरे हो रहे और उनमें भी आप अच्छे सुझाव दे सकते हैं। मगर ये चीज इनको फिट बैठती है कि इन विषयों पर अगर कहीं कोई विषय है उस पर कोई चल रहा है, क्या केवल ताजमहल पर या अजमेर वाले विषय पर ही देश चलेगा क्या? देश में लाखों मामला है और उन मामला के ऊपर चर्चा भी हो रही है और उस पर कुछ निर्णय भी हो रहे हैं। मगर अपोजिशन उन्हीं विषय बिंदु को उठाता है जिस पर उसको वोट बैंक का अट्रैक्ट करने का मसला रहता है उसका। तो मैं नहीं समझता कि एनडीए हमारी जो गवर्नमेंट है, मोदी जी के नेतृत्व में जो इस वक्त काम हो रहा है, वो किसी पर्टिकुलर विषय को लेकर के देश की समृद्धि, प्रगति, विकास और सबके साथ चलना, हम तमाम वो काम कर रहे हैं। आपने देखा कि चीन के मामले पर किस तरीके से विपक्ष एक वक्त था कि हल्ला मचा दिया करता था, अब चीन वापस जा रहा है, विपक्ष ने एक शब्द नहीं कहा। चीन ने अपने उन इलाकों में जहां पर वो पिछले 4 साल से डेरा डाल के बैठे हुए था, तो वहां से वापस हुआ। इसे कहते हैं कुशल विदेश नीति। कुछ भी मतलब एक ऐसा प्रेशर बनाया, हमारी सरकार ने बनाया, मोदी जी ने बनाया। और दुश्मन जो पड़ोसी मुल्क है, दुश्मन तो नहीं कहूंगा, हमारा पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी मुल्क जो वो पीछे हटने को तैयार था और जाते हुए हम देख भी रहे। तो तमाम विषयों पर काम चल रहा है, देश की प्रगति पर। विश्व में भारत किस तरीके से प्रगति में शामिल हो, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र जो है वो तमाम बातें जो है व्यापार को लेकर के कर रहे। अरे 11वें नंबर से हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, इस साल हम 4थी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे और कुछ समय में हम 3री अर्थव्यवस्था होंगे। आप इस चीज को देखें, आपने देश को कहां छोड़ा था। मैं ये नहीं कह रहा कि पिछले सरकारों ने काम नहीं किए, मगर उनके जो काम जिसमें वो फेल हुए उसमें हमने वो गलतियां नहीं दोहराई, हमने उससे बेहतर काम किए, परिणाम दिए, 100% जमीन पर परिणाम दिए और उसका लाभ मिल भी रहा है। हर वर्ग जो है पैसा कमा रहा है और देश की प्रगति में, देश के विकास में योगदान दे रहा है। ठीक है डॉक्टर सिन्हा, आशीष हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी मजहबों को बराबर का हक देता है और सबके सम्मान का हक देता है। मगर दुर्भाग्य है कि हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो किसी वर्ग को, किसी धर्म के विशेष लोगों को आकर्षित करने के लिए वो तमाम तरीके के ख्याल जो है उनके दिमाग में रहते हैं और उसी का परिणाम है, बल्कि ये समझे कि दुष्परिणाम है कि इस प्रकार के मामलों वो कानून में प्रावधान दे दिए जाते हैं जिसको बाद में सुधार करने की आवश्यकता पड़ती है। हमारे संविधान में तमाम विषय जो है, तमाम आर्टिकल जो है वो हम लोगों ने तय किए। ये संविधान यहाँ के बाशिंदों का है, यहाँ के नागरिकों का है
और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उनकी संविधान में बदल करने की आवश्यकता पड़ेगी, उसको बदल भी किया जाएगा और किया भी जाता है। अगर जिस तरीके से वक्फ के बारे में आज बातचीत चल रही है, चूंकि 95 में जिस तरीके से इसको स्टेब्लिश किया गया, 2014 में आनंद फानंद में कुछ जरूर से ज्यादा उनको कुछ रियायतें मिली, ठीक है, उसे उसमें उसका दुरुपयोग होना शुरू हुआ, तमाम लोगों ने उसको नोटिस लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में वक्फ के ऊपर कंट्रोल तो सरकार का ही होता है ना। सरकार अपने नुमाइंदों, सरकार के जरिए वो वक्फ के नुमाइंदे जो मेंबर होते हैं वो चुने जाते हैं, वक्फ के चेयरमैन चुने जाते हैं। मैं फिर कहूंगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट वे में